हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, आपको बहुत इंजॉय होने वाला है इस लॉ में। देखिए कूलॉम्स का पहले तो मैं उसके कंप्लीट नेम को ही मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि इसका जो पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम, इनका पूरा नाम था। और ये एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे, मीन्स फ्रेंच के रहने वाले थे। वेस्ट इंडीज़ में मिलिट्री में इनको इंजीनियरिंग में जॉब मिली थी और वहाँ उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम है टॉर्जन बैलेंस। देखिए जब हमको कुछ मेजर करना होता है, आपको मैं बता दूं, जैसे हमें आलू मेजर करना है तो हमें एक मशीन पर रखना पड़ता है। वो बैलेंस मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक मशीन पर रख के हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को। हमको कपड़ा मेजर करना होता है, एक तो हम एक स्केल लाते हैं, वहाँ से कपड़े मेजर करते हैं। आज के टाइम में आप देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें बनी हैं वेटिंग करने के लिए मशीन को। तो इसी तरह से जब हम बात करेंगे अपने चार्ज के बारे में, क्या चीजें हुई थी और कैसे हुई थी, उस सभी बातों को डिफाइन करेंगे। और दो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बातें सिखाने जा रहा हूं। एक पॉइंट चार्ज से रिलेटेड, जब आप कूलॉम्स की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां बोला जाता है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे का क्या रीजन, वो मैं आपको दूंगा। फिर दूसरा बोला जाता है कि वो जो चार्ज है वो रेस्ट में होने चाहिए, चार्ज मोशन में नहीं होने चाहिए। तो ये कूलॉम्स ने क्यों ये कैटेगरी बांट दी थी कि चार्ज रेस्ट में ही होना चाहिए, पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए। और पॉइंट चार्ज क्या होता है, इस बात को भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए वन बाय वन स्टेप में स्टार्ट कर लेते हैं चीजों को। पहले कूलॉम्स लॉ को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कूलॉम्स ने क्या दिया था, क्या बोला था, और किस तरह से टॉर्जन बैलेंस का यूज करते हुए उसने फॉर्मूले को जनरेट किया था। इन सभी बातों को मैं आपसे करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए कूलॉम्स ने क्या किया था कि दो मेटालिक स्फेयर लिया था। एक स्फेयर ये ले लिया और इस पर कुछ चार्ज जो है मेटालिक स्फेयर पर है, और एक स्फेयर ये ले लिया था, ठीक है। दो ले लिया था, एक पर Q1 हम बोल सकते हैं, एक पर Q2 बोल सकते हैं, ठीक है। Q1 Q2 अगर दो मेटालिक स्फेयर हैं, अब ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, हमारे पास देखिए पॉइंट बॉडी हम किसको डिनोट कर लेते हैं, दो ट्रेन हैं, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बहुत दूर से देखने में बहुत पॉइंट की तरह छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो उसको हम पॉइंट बोल देते हैं। तो पॉइंट किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी बॉडी हो उसको हम पॉइंट की तरह डिनोट कर सकते हैं। डिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है कि अगर आप बीच में से खड़े होकर देख रहे हैं तो दोनों बहुत छोटे छोटे पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, उसको हम पॉइंट बोल सकते हैं। तो हम जो डिपेंड यहाँ पर जो बात की जा रही है, पॉइंट चार्ज की बात की जा रही है। तो दो चार्ज आपको लेना है और दोनों को पॉइंट की तरफ मीन्स उसके बीच का डिस्टेंस को हम बना अधिक से अधिक कर लेते हो, पॉइंट चार्ज बन जाते हैं। अब देखिए तो डेफिनेटली इन दोनों पर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक फोर्स से रिपेल करेंगे। उसी फोर्स को जो है कैलकुलेट किए थे कूलॉम। अब ये किस तरह से कैलकुलेट किए थे, क्या किए थे, अभी उन सब बातों को बताऊंगा। पहले इसको डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये फोर्स पहले आए थे, ओके। तो दूसरी जो है फोर्स का जो रिलेशन बनाए थे उन्होंने, वो ये बनाया था कि इसके डिस्टेंस, जो ये आर डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर, ठीक है, इसके स्क्वायर। तो ये दो बातें उन्होंने कंबाइन करके बोला था। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर लूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर मैं रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट हम यहां पर नोट कर लेते हैं, K, स्मॉल K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए हो सकती है आपको ये बात जो लिखा हूं अंडरस्टैंड हो, पर थोड़ा सा पेशेंस रख करके देखिएगा, मैं वन बाय वन स्टेप में सब कुछ क्लियर करूंगा आपका। तो ये क्या बोल रहे हैं, इसका क्या सेंस है, इसको आप अंडरस्टैंड पहले कर लेते हैं कि दो बॉडी हमारे पास है, मेटालिक स्फेयर है, एक पर Q1 चार्ज है, एक पर Q2 चार्ज है। तो दोनों का जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड करेगा फोर्स। अगर ज्यादा ये दोनों बॉडी Q1 Q2 बहुत हाई है तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में फोर्स हाई होने वाली है। पर ये देखिए डिस्टेंस, अगर उनके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन अगर ज्यादा हम कर देंगे, इसको आर स्क्वायर को जैसे इंक्रीज करेंगे तो इसके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। तो ये उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने क्या किया था कि पहले जो है मेटल्स लिए थे। अब इस बात को भी बताऊंगा, पहले इसको आप अंडरस्टैंड कर ले। उन्होंने क्या किया था कि मेटल लिए थे, ये देखिए वन बाय वन स्टेप में चेक करते जाइए आप और समझते जाइए। उन्होंने मेटल लिया था, एक चार्ज मेटल लिया, ठीक है, जिस पर Q चार्ज पड़ा हुआ था। अब क्या किया, इसी मेटल बॉडी को एक दूसरे आइडेंटिकल मेटल से इसको टच करा दिया, कंडक्ट करा दिए। तो कंडक्ट करने से क्या होगा, Q जो है Q2 में
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आपको पता है, दो मेटालिक में ऐसा होता है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। अब ये दोनों Q1 Q2 को उन्होंने रखा, एक डिस्टेंस पर चेक किया, फिर ऐसे ही Q/2 को फिर Q/4 में कन्वर्ट किया। जैसे ही Q/2 आपका आ चुका है तो फिर से ये Q/2 को जो है किसी और मेटल बॉडी में रख के वो चेक किए थे, तो Q/4 हो जाएगा ये तो, ठीक है। फिर Q/8 ऐसे करते करते उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन बिल्ड किया कि जो फोर्स उनको मिल रहा था उसके बिहेव पर उन्होंने ये फार्मूला को जनरेट किया था कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट को डिक्रीज करते जा रही है, फोर्स भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे प्रोडक्ट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, फोर्स इंक्रीज होती जा रही है। फिर सेपरेशन भी करते गए, पहले कम डिस्टेंस लिए थे, फिर ज़्यादा डिस्टेंस करते गए, फिर उन्होंने चेक किया कि क्या फोर्स यहाँ पर मिल रहा है। तो उनके पास एक मशीन थी जिसको बोलते हैं टॉर्जन बैलेंस, इसी मशीन से उन्होंने ये सभी काम किए थे। पर थोड़े से डिफिनीशन पर भी आ जाते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आइए डिफिनीशन पहले आते हैं। के की वैल्यू भी निकालेंगे, के की वैल्यू कैसे आती है 9 × 10⁹, इस बात को भी हम अभी करने जा रहे हैं। तो पहले डिफिनीशन को चेक कर लेते हैं। डिफिनीशन में उन्होंने यही दिया था कि ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात की थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो देखिए डिफिनीशन तो इसी से बनी है, डिफिनीशन का कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ बिटवीन देम, तो ये डिफिनीशन हो गई। अब यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज और रेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए जो चार्ज है और रेस्ट होना चाहिए, तो पहले क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं कि पॉइंट चार्ज क्यों उन्होंने बोला था, कूलम्ब्स ने पॉइंट चार्ज की क्यों बातें की थी। देखिए अगर मेरे पास सपोज दो स्फेयर हैं, दो मेटालिक स्फेयर हैं और वो पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं मतलब पास में रखे हैं, सिंपल सी बात हो गई। अब ये पॉइंट नहीं है, जब पास हो गए तो बिगर साइज हो गया, तो अभी पॉइंट की तरफ इसको नहीं मेंशन करेंगे। तो अब क्या होगा, प्रॉब्लम देखिए क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से यहां भी पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर देखिए हम जब भी आर की बात कर रहे थे, ये जो आर आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्टेंस सेंटर से था इनके, ठीक है। अब क्या होगा, जब इसको हम पास में रख देंगे दोनों बॉडी को, ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शंस लगेगा और ये रिपेल करेगा, जो चार्जेज हैं ये चार्जेज यहां से रिमूव होकर दूर चले जाएंगे और वो दूर इस साइड आ जाएंगे। थोड़ा चेक कीजिए, ये देखिए इस साइड आ गए, देख रहे हैं आप, चार्जेस जो है म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से क्या हो गए, रिपेल हो गए और बॉडी के दूसरे सरफेस पर जाकर इस तरह से चले गए हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी सेंटर वही रहेगा, चार्ज का जो सेंटर, अब तो सेंटर वो नहीं है, सेंटर भी तो चेंज होगा ना, इफेक्टिव सेंटर चेंज हो चुका है। तो अब जो सेंटर भी चेंज हो गया, सेंटर यहां पर लाई कर चुका है, ये देखिए यहां पर लाई कर चुका है सेंटर, अब ये देखिए यहां पर लाई कर चुका है, तो हम इसको इफेक्टिव सेंटर बोल सकते हैं कि हमारा इफेक्टिव सेंटर यहाँ अप्लाई कर चुका है। तो अब ये आर देखिए आप चेंज हो गया, इस फॉर्मूले में अगर आप आर पहले जो देख रहे थे वो नहीं रह गया, अब आर यहाँ पर कुछ अधिक हो चुका है। तो क्या कूलम्ब्स लॉ जो है अगर पॉइंट चार्ज नहीं है तो क्या उस पर काम करेगा, तो नहीं काम करेगा, फेल हो जाएगा। पॉइंट चार्ज होना चाहिए। क्या रीजन है, ये आप रीजन साफ साफ दिखाई दे रहे कि म्यूचुअल इंडक्शंस की वजह से उसमें उसका जो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये काम नहीं करेगा। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा आप इसकी बात कर लेते रेस्ट में, उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, कूलम्ब्स लॉ जो है सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्जेस पर काम करेंगे, मोशन पर क्यों नहीं काम करेंगे। तो एक मैं आपको बात सिखा चुका हूं, अगर मेरा पिछली वीडियो आप देखते अगर आ रहे हैं तो उसमें मैंने आपको एक पहले ही क्लास में बताया था कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो चार्ज क्या डेवलप करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, ठीक है। और अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज किस में है, मोशन में है, ये चार्ज रेस्ट में है, तो मोशन का जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करता है, प्लस में मैग्नेटिक फील्ड भी कर लेता है। चेक कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो ये देखिए नॉर्थ साउथ, ये आपको याद आ गया होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कोई चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसको बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में ये मिलेगा आपको, इसी चैप्टर में इसको मैं डिफाइन करूंगा, फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंड करें। तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर रहा है, लेकिन मोशन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए जब दो चार्ज होगा और दोनों मोशन में जब आ चुके होंगे तब उसका कूलम्ब्स लॉ जब आप फॉलो करेंगे इस फॉर्मूले पे, तो प्रॉब्लम ये होगा कि जो फोर्स निकल के आएगी वो दो उसका इफेक्ट आ जाएगा। एक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक की वजह से आएगी, एक फोर्स किसकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक की वजह से आएगी, जो हम इस फॉर्मूले से कर रहे हैं। दूसरा जब वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी कुछ इफेक्ट होगा, तो उसको उस फोर्स को भी अब हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो टोटल फोर्स जो निकल के आएगी
वो ये कुछ निकल के आएगी। हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हम बात कर रहे थे, रेस्ट की बात कर रहे थे, पर ये रेस्ट की हम बात कर रहे थे, पर मोशन जैसे ही करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन जो है टोटल निकल के आएगा। तो क्या आप खुद बताइए कि कूलॉम्स लॉ जो है क्या मोशन चार्ज पर अलाउ है? क्या उसका लॉ वो ओबे करेगा, फॉलो करेगा? तो नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किस पर करता है? पॉइंट चार्ज होना चाहिए, क्या कंडीशन है, और रेस्ट चार्ज होना चाहिए, क्या कंडीशन है। चलिए अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उसको भी आपको ले लेते हैं। के की वैल्यू, कुछ स्टूडेंट परेशान रहते हैं, इसको लर्न करते हैं और भूल भी जाते हैं बेचारे। के की वैल्यू जो है कितनी होती है? तो बुक्स में भी लिखे 9 × 10⁹ ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो देखिए यूनिट बहुत आसान होता है। इसको आप इस साइड कर ले r², तो फोर्स का न्यूटन होता है, r² का हो जाएगा मीटर, और ये कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसको कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। ये के की यूनिट होगी। अब देखिए फोर्स है तो न्यूटन ही होगा, आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू कहां से आ रही है? 9 × 10⁹ और भी इस तरह से आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़े हैं और 9th में भी इसको पढ़ चुके हैं आप। तो इसका भी जो जी है वो कहां से आता है और कैसे आता है, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की गई थी, आइए इन सबको आज हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए इसमें सबकी वैल्यू को अगर 1 1 1 ले ले, आप समझिए बात को। आप देखिए ये 9 × 10⁹ कैसे आ रही है, इसको मैं अंडरस्टैंड करा रहा हूं। क्या किया गया था कि 2 मेटालिक बॉल तो लिया गया था, 2 मेटालिक बॉल लिया गया और ये आर्बिट्री के रखा हुआ है, ठीक है, अपने मन से हम चूज किए थे। ये देखिए 2 मेटालिक बॉल ले लिए थे, इस पर भी 1 कूलॉम चार्ज था और इस पर भी 1 कूलॉम चार्ज है। मीन्स Q1 की वैल्यू 1 और Q2 की भी वैल्यू 1, ध्यान से समझिए। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखा गया वो 1 मीटर ले लिया गया। कितना मीटर लिया गया? 1 मीटर। अब क्या होगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर मीन्स R भी 1 आपका हो चुका है। तो हमने क्या देखा, टॉर्जन बैलेंस से हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमने ये पाया कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगा रहा है? 9 × 10⁹ न्यूटन। और ये भी, ये सपोज ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है, तो ये बी भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहा था, रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये भी कितना फोर्स लगा रहा था? 9 × 10⁹ न्यूटन। ये देखिए दोनों इतने फोर्स लगा रहे थे। जब हमने क्या किया, इन दोनों सबको 1 1 1 ले लिया, तो यहाँ पर जो फोर्स जो हमारी मिली थी वो कितनी मिली थी? 9 × 10⁹ मिली थी। और यही किसके इक्वल हो जाएगी? अब इन सबको जब हमने ये कर लिया था, चेक कीजिए, तो यहाँ पर हम रखेंगे 9 × 10⁹, तो k की वैल्यू कितनी आने वाली? 9 × 10⁹ आ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि k की वैल्यू 9 × 10⁹ आ गई। अब एक और पॉइंट होता है, हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब यहाँ भी इसकी जो वैल्यू होती है वही लिख कर लेते हैं, 9 × 10⁹ को कर लेते हैं। ε0 क्या है? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। प्लीज आप मुझे बताइए कि कूलॉम्स लॉ जो है कैसा मैं आपको पढ़ाया, प्लीज कमेंट करके इसको बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू ऑल।